नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब की बार किसका बिहार? यह सवाल सभी के जहन में कौंध रहा है। हर कोई अपने हिसाब से इसके जवाब भी दे रहा है और अब ताल भी ठोकी जा रही है। पर यहां पर यह बात ध्यान रखने की है, सबसे अहम बात इस चुनाव की, हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में जी रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता लगा चुकी है। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, दिहाड़ी मजदूर परेशानी में है और किसान भी आंदोलित हैं। 3 किसान बिल कानून भी बन चुके हैं। ऐसे में ये जो चुनाव हैं, ये कोरोना काल के पहले बड़े चुनाव हैं। देश भर में ही नहीं, दुनिया में इतना बड़ा चुनाव कोरोना काल में नहीं हुआ है। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा चुनाव है। तो मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में अहम मुद्दों पर तवज्जो दी जाती है, जो शुरुआती दौर में दी भी गई। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय भाग 2 बिहार की जनता के सामने पेश किए और इनमें लब्बो लुबाब क्या था? वो युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गांव की, शहरों की, स्वच्छता की बातें कर रहे थे। संपर्क सुलभता की बात की नीतीश कुमार ने और जवाब में विपक्षी महागठबंधन ने एक संकल्प पत्र जारी किया। 25 प्रण लिए गए, जिसमें 10 लाख नौकरियां क्योंकि जा रही हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में। 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। किसानों के ऋण माफ करने की बात की गई, बिजली के बिल कम करने की बात की गई, नियोजित शिक्षक जो हैं उनको समानता लाने की बात की गई। मनरेगा में 100 के बजाय 200 दिन काम देने का वादा किया गया। शिक्षा में 12%, बजट का 12% निवेश करने की, लगाने की बात की गई। तो ऐसा लगा असल मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इस बार चुनाव में। लेकिन ये चुनाव है, ये लोकतंत्र का जो मेला है ना, इसमें साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल होता है। और चुनाव आते ही पाकिस्तान का जिक्र ना हो, और अब तो चीन से हमारी तकरार चल रही है तो चीन भी जुड़ गया। आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, ये तमाम मुद्दे एक के बाद एक आने लगे हैं, जिन मुद्दों पर पिछले 6 महीने से बहुत ही कम चर्चा हो रही थी। अब वो फिर से सेंटर स्टेज पर हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी उठा रही है इन मुद्दों को, कांग्रेस भी मौका दे रही है। अब अगर शशि थरूर एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर जाकर यह कहें कि तबलीगी जमात को जानबूझकर दोषी ठहराया गया ताकि हिंदू मुसलमान किया जाए, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो बीजेपी ने पलटवार किया। ये कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पर क्यों आते हैं, ये मेरी समझ से परे है। वो आए, बीजेपी ने हमला बोल दिया, पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया, राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कह दिया। चीन की बात आएगी ही आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 रैलियां करने वाले हैं। चीन ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया है? हमारे 20 जवान जो शहीद हुए और वो 19 बिहार रेजिमेंट के थे, तो बिहार से सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ता है। उनकी शहादत का क्या हमने बदला ले लिया? अप्रैल 2020 की यथास्थिति कायम हो गई है क्या? अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन चीन आ गया है। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, और यह सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी रैलियां की, कल 3 रैली की। तो विपक्ष को, आरजेडी को, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया। राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए होने का आरोप लगा दिया। आतंकवाद की भी बात हुई। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकी पटना में आ जाएंगे, बिहार में आ जाएंगे। वो तंज कस रहे थे या अपनी नाकामी का इजहार कर रहे थे, ये भी मैं आगे पूछने वाला हूं। गृह राज्य मंत्री हैं तो आतंकी वहां से यहां कैसे आ जाएंगे? आतंकवाद अभी भी सर उठाए हुए है क्या? आप तो कहते हैं बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, वो बिहार आ जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये मुद्दे बन रहे हैं।
एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो मुद्दे बरगलाने वाले होंगे, भड़काने वाले होंगे, असल मुद्दों पर चुनाव होगा। बिहार की जनता जनार्दन वो है, वो तो तय करेगी ही, लेकिन किस तरह से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है उस पर एक नजर। अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। आपको याद है ना कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। भारत और चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बलिदान देकर भारत माता के स्वाभिमान को बचाया है। बहनों भाइयों, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। आपने देखा होगा कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना, लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये मुद्दे बिहार वासियों के लिए अहम हैं कि रोजगार, नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, ये बड़े मुद्दे हैं। और यहां पर मैं फिर दोहरा दूं, विपक्ष भी लगातार मौका देता है। राहुल गांधी अगर देश की अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता लगाती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि पूरे साल की अर्थव्यवस्था 10.3% का गोता लगाएगी, तो वो ट्वीट करते हैं कि देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हमसे आगे है। वो ये बताना भूल जाते हैं कि अमेरिका में 25,000 लोगों की मौत होती है, 10 लाख में से 25,000 कोरोना संक्रमितों की मौत होती है। तो हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाने की क्या जरूरत है, यह भी समझने की बात है। लेकिन असल मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, उस पर भी एक नजर। कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार की लड़ाई पाकिस्तान और चीन पर आई, और क्या बेरोजगारी बन पाएगा चुनावी मुद्दा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नौकरशाह रह चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, डॉक्टर रागिनी नायक, अब इन्होंने पीएचडी भी कर ली है। मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, एलजेपी, आजकल इनकी चर्चा बहुत हो रही है, 2 ही विधायक हैं पर चर्चा बहुत है, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और मेरे सहयोगी और बिहार पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, लेकिन बिहार तक महदूद नहीं है, ये पूरी देश की राजनीति को समझते हैं, सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अपराजिता, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, ये पाकिस्तान, चीन, इसकी बात कहां से आ गई? आप सबको नमस्कार। नमस्कार। देश के राजनीतिक पटल पर कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है, और इस बेरोजगारी में उनकी बौखलाहट बढ़ गई है, हकला रहे हैं। देश के अंदर किसी तरह का मुद्दा उनके पास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जाकर या पाकिस्तान के बारे में बात करके या चीन के बारे में बात करके, मुझे लगता है उन देशों में अपनी संभावनाओं की तलाशी कर रहे हैं। अच्छा,
मुझे लगता है कि ये सरासर उनकी जो बेरोजगारी है उसका परिचायक है। आप देखिए, आप एक पर एक नेताओं का बयान देखिए, ये राष्ट्रद्रोह है। मुझे लगता है कि इस तरह का वक्तव्य देना, किस तरह के वक्तव्य पाकिस्तान की के बात कर विषय रहे में हैं? कौन देना, से चीन के वक्तव्य की विषय बात में कर रही देना हैं आप? और अपने प्रधानमंत्री अपराजिता, कौन से शशि वक्तव्य थरूर की बात कर रही मैं हैं? कर रही हूँ, चिदम्बरम जी की बात कर रही हूँ, मणिशंकर अय्यर जी की बात कर रही हूँ, राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। क्या हो रहा है इन्हें? ये क्या कर रहे हैं? जेल में डालिए ना, राजद्रोह कर रहे हैं, तो सेडिशन का मुकदमा चलाइए, एनएसए लगाइए, जेल में डालिए। इनको जेल में क्यों नहीं डालते? ऐसा है कि अगर वैसी परिस्थिति आएगी तो जरूर होगा। अभी इन्होंने शुरुआत ये परिस्थितियां चुनाव के टाइम पर ही क्यों आती हैं? चुनाव के टाइम पर ही याद आता है ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं। ये चुनाव के टाइम पे याद क्यों आता है अपराजिता? दो तीन सप्ताह में ये सब हुआ है। शशि थरूर लाहौर गए थे, लाहौर में उनका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रहा था साहित्य को लेकर, साहित्य तक सीमित रहते। उन्होंने वहां कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोविड हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तान हमें क्या लोकतंत्र की सीख देगा। आप जानते हैं मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा, पी चिदम्बरम ने क्या तो कहा, बात बहुत पुरानी हो गई। गांधी जी ने क्या कहा, और अभी आर्टिकल 370 को हटाने की बात करें। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आर्टिकल 370 को हटाने से इनको इतना कष्ट हो रहा है तो क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में यह लिखेगी कि अगर कभी सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 को हटे? अपराजिता, 1 साल और 2 महीने हो गए, पिछले साल 5 अगस्त को हटा था, पर ये अब बिहार में इसकी चर्चा करने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये है, आप बेरोजगारी, आपने 2 बार कहा कि कांग्रेस, 1 मिनट सुनिए, आपने 2 बार कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, पर यहां पर बहुत से युवा भी बेरोजगार हुए। बेरोजगारी पर आप इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते कि कांग्रेस को रोजगार मिल जाएगा? क्या आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं कहना चाहती हूं कि हर तरह से भारत के लोगों ने उन्हें नकार दिया है। किसी भी तरह का रोजगार उन्हें नहीं है, उनके पास नहीं है, तो मुद्दा विहीन पार्टी। चलिए, कांग्रेस को रोजगार मत दीजिए, आम आदमी के रोजगार की तो बात होगी। बेरोजगारी एक समस्या है कि नहीं? देखिए, बेरोजगारी की दिशा में जिस तरह के कदम उठाने चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अगर आंकड़ों की बात होगी तो हम आंकड़े की बात करेंगे। हाँ, तो आंकड़े बता दीजिए ना, कितने रोजगार सृजित किए? आज तक आंकड़ा नहीं बताया आपने 6 साल में। करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये 132 करोड़ लोगों का देश है, प्रधानमंत्री जी का यह द्वितीय टर्म है। हर एक क्षेत्र में उन्होंने नए नए अभियान शुरू किए हैं। नए अभियान मैं जानता हूं अपराजिता, आप तो नौकरशाह रही हैं, मुझे आंकड़े बता दीजिए ना, कितने रोजगार सृजित हुए? बात ही खत्म हो जाएगी। 6 साल में कितने रोजगार सृजित हुए? आप हर एक दिशा में देखें, जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह के एफडीआई की दिशा में देखें, एफडीआई से रोजगार नहीं आता, कंफ्यूज मत कीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारी स्थिति क्या है, ये आप जानते हैं, बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है हर एक दिशा में। आप रोजगार के आंकड़े नहीं दे रही ना। मिशन की बात करें, आप अगर रूरल सेक्टर में बात करें, उसकी भी बात हम कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर, मैं उसी की बात कर रहा हूं, आई एम ऑन द सेम पेज, करें, उसकी भी बात कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच विल हैव लॉन्ग टर्म। कितना लॉन्ग टर्म होता है? 6 साल से आपकी सरकार है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और हम लोगों की जो लेगेसी है, आप सोचिए हमने यूपीए 2 से क्या लिया और वहां से फिर हम लोग सुधार के मूड में हैं। सुधार तो मतलब रोजगार के आंकड़े आप नहीं दे पा रही हैं। आप 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज देखें, समय का अभाव है, एक एक करके आपको आपके समक्ष में वो 20 करोड़ 97 लाख में से 2 लाख करोड़ ही लोगों की जेब में आए, बाकी सब तरलता थी। लोन मेले लग गए, वो लोन कितनों ने लिए आप भी जानती हैं मुझसे बेहतर। नहीं, देखिए, हम सब इस बात को जानते हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में काम हो रहा है, जिस तरह से सॉफ्ट कंपोनेंट्स की दिशा में काम हो रहा है, हर तो उस बारे में बात क्यों नहीं करते? टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको याद आ गया, ये टुकड़े करने वाली ताकतें हैं, या CPI-ML वो माओवादी एक संगठन है, तो उसका राजनीतिक पार्टी का दर्जा खत्म कीजिए और डालिए उनको जेल में। मेरा सवाल ये है,
ये चुनाव के टाइम पर टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, ये मतलब काठ की हांडी है क्या? कितनी बार चढ़ाएंगे? है कि आर्टिकल 370 का जब स्क्रैपिंग हुआ था 35A और आर्टिकल 370 का, मैं लोकसभा में मौजूद थी और उस तरह जो उस समय जो परिस्थिति सृष्टि की गई थी कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से, हम सब वाकिफ हैं। उसके बाद करीबन 1 साल से ज्यादा हो गए और अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में मैंने फिर कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, इनके पास मुद्दा नहीं है इसलिए ये सब या आपके पास मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपके पास नहीं है क्या? आप 5 अगस्त 2019 की बातें उठा रही हैं, वही पुरानी चीजें जो आप दिल्ली, झारखंड, अभी तो ट्रेलर है, हरियाणा के चुनाव में उठा चुकी हैं। लेकिन हम सब बड़े क्षुब्ध हैं। ठीक है, राजीव रंजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन, आप सहज हैं इन मुद्दों को लेकर कि पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो, आतंकवाद की बात हो, टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्षी गठबंधन, ज्यादा नौजवानों को मिले, औद्योगिक विस्तार की दिशा में कोशिशें जारी है। एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर के बिहार में ये तीसरा रोड मैप है। किसानों की प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है और अब जिस तरीके के 2 बड़े ऐलान है, हर खेत को पानी और एग्रीकल्चर का एक डेडिकेटेड फीडर, किसानों को 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली, इससे जो फर्क आएगा वो समझने की जरूरत है। नहीं, आप मेरे सवाल को डॉज क्यों कर रहे हैं? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल था, मैंने 7 निश्चयों की बात की ना, भाग दो की। मेरा सवाल राजीव रंजन बिल्कुल सीधा है। सर 1 मिनट, सवाल से भागिए मत, सवाल से मत भागिए। सवाल सीधा है। आप इस नैरेटिव से ये पाकिस्तान, चाइना, आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप नहीं उठा रहे, पर आपके अहम घटक, आपके सहयोगी, बराबर के सहयोगी बीजेपी के तमाम बड़े नेता उठा रहे हैं। आप इस बात को लेकर कंफर्टेबल हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, इसके लिए काफी हद तक कांग्रेस भी जवाबदेह है। वो अक्सर एजेंडा तय करने की कोशिश करते हैं और बचकाने दावे करते हैं। सत्ता मिली, 3 दिनों में चीन को माकूल जवाब मिल जाएगा। ये नहीं बताते हैं कि 1962 में किस बेरहमी के साथ चीन ने उनको रौंदा। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को मान सम्मान दिया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस का है, वो मुद्दों पर उसकी समझ नहीं है। इस देश से जुड़े आपने कहा कांग्रेस भी जिम्मेदार है। एक मिनट राजीव रंजन, आपने कहा कांग्रेस भी जिम्मेदार है, यानी कि बीजेपी भी जिम्मेदार है? बीजेपी भी इन मुद्दों को जानबूझकर उठाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो परफॉर्म कर रही है, एक परफॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है। मैं देश के प्रधानमंत्री की अभी बात ही नहीं कर रहा, परसों से उनकी रैली शुरू होंगी। जेपी नड्डा कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, इंडस्ट्रियल, यही बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, हिंदुस्तान के 8 कोर सेक्टर्स में एक बड़ी चुनौती है उसको ऑर्डर में लाना, और उस पर काम हो रहा है। जो आरबीआई के ऐलान है और भारत सरकार का जो पैकेज है, एक फिर भाग रहे हैं आप सवाल से। संकट और उसके पहले मंदी, इससे पार पाना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन उस पर वो भरपाई पूरी मजबूती से उसको एक अवसर बनाने में लगी हुई है। सुकेश, राजीव रंजन मेरे सवाल से सीधा भाग रहे हैं। देखिए, यहां पर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नित्यानंद राय पर तो मैं अभी आया नहीं हूं, जो आतंकवादी आ जाएंगे और बिहार में बैठ जाएंगे, तंज कस रहे हैं या अपनी नाकामी का इजहार कर रहे हैं, उस पर नहीं बोलने को तैयार हैं। नहीं, मैं ये कई बार कह चुका हूं संदीप, और आज फिर से मैं याद कराना चाहता हूं जितने को पैनलिस्ट हैं उनको, कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी, पॉलिटिकल एडवर्सरी को आप कैसे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भाषण दिया और हम लोग सुन रहे थे उस भाषण को, जब उन पर हमले हुए, और हमले किस चीज को लेकर थे? उनके इनएफिशिएंट होने को लेकर, उनको करप्ट कहा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय राजनीति में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर इतने दशकों से राजनीति कर रहा है, उनके बारे में आपका मूल्यांकन ये है। सोनिया गांधी को सीधा, सोनिया गांधी को कहा था उन्होंने, जबकि उनको भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया था, इनकॉम्पिटेंट बताया गया था, इनएफिशिएंट बताया गया था। ये एक फैशन है कि आप उस ब्रश से सारे अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को देशद्रोही बता देते हो। मैं राजीव रंजन से पूछना चाहता हूं, राजीव जी, मैं सुकेश बोल रहा हूं, हां ना में जवाब दे दीजिए आप। नित्यानंद राय जी ने कहा कि अगर यहां पे आरजेडी जीती
तो कश्मीर से आतंकी बिहार आ जाएंगे। यह बयान सही है कि गलत है? अब उनके पास क्या इनपुट्स हैं मैं नहीं जानता हूं। अराजकता, अपराध और जो इस राज्य में नक्सलवाद को लेकर के कांग्रेस जो राजद की छवि रही, वो तो बिल्कुल उससे कभी भी हम इनकार नहीं कर सकते। वो उस दौर को बिहार में कोई लौटने देना नहीं चाहता। मैं उस दौर में नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूं कि ये जो बयान आए हैं राजीव जी, क्या उसकी तस्दीक करते हैं आप? क्या उसको ठीक मानते हैं आप? बिहार में आएंगे तो मुझे लगता है इस पर बेहतर है भारतीय जनता पार्टी ही रोशनी डाले। भारतीय जनता पार्टी रोशनी डाले। दूसरा सवाल, एक सवाल और पूछ लेता हूं। एक सवाल और पूछ लेता हूं। सीपीआई, सीपीआई एमएल, सीपीएम, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग मानते हैं आप? देश में टुकड़े टुकड़े गैंग मानते हैं आप? बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। साम्यवाद अब किताबों में बच गया है और जिस क्रेमलिन और जो बीजिंग की जो दीवारें हैं वो भी पूंजीवाद की तरफ पूरी तरह से वो पूंजीवाद के लिए खोल दी गई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए, वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए। एक बात हो गई, क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? क्या वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं? दुर्ग ढह गए और इसीलिए साम्यवादी दल हो या अति वामपंथी रुझान के जो राजनीतिक दल हैं, इस देश के विकास को लेकर के उनका नजरिया बहुत ही आप विकास के नजरिए की बात कर रही हैं। अब दोनों चीजों पर अपराजिता आपका कमेंट चाहूंगा। नित्यानंद राय ने जो कहा सही कहा, आतंकी आ जाएंगे बिहार में। अब कहां से आएंगे वो? मतलब श्रीनगर से चलेंगे, पटना पहुंच जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सीधी सी बात कहती हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा टर्म है और जिस तरह वो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, जो प्रीपोल सर्वेस हुए हैं बिहार में, मैंने सर्वे की बात ही नहीं पूछी। मैं सीधा पूछ रहा हूं। नित्यानंद राय ने सही कहा। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग निरर्थक हो चुके हैं, इररिलेवेंट हैं। ये तो आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? जेपी नड्डा टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ निरर्थक बातों को उठा रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब चीन की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं हमेशा से जाति की राजनीति करना, और अभी हम विकास की राजनीति, आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जातीय राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात करते हैं। और अगर हम नीतीश कुमार जी का भी रिपोर्ट कार्ड देखें, केंद्र सरकार की सहायता से उन्होंने जो भी काम किया है, हर एक सेक्टर में आंकड़े हैं, अगर कहें तो बता दो। नहीं, मैं आंकड़ों पर नहीं, मैं पहले ये भारत की राजनीति, बिहार का चुनाव और ये पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद, आतंकी कोई बड़ी घटना बिहार में कई सालों से नहीं हुई, ये क्यों आ रहे हैं? और ये राष्ट्रद्रोही ताकतें, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब मैं दूसरे हाथ की बात करता हूं। 1 मिनट। और हाथी आपका सिंबल है, रागिनी नायक, मौका तो आप देते हैं। ये चुनाव से पहले आपको नेताओं को कौन सी ऑब्सेशन है, कौन सा फितूर है कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप कोई ना कोई बयान देते हैं? मतलब शशि थरूर को यह क्या कहना कि नहीं जी मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर यह बातें कहनी है शशि थरूर को? संदीप जी, देखिए, वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, पुराने गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, बीजेपी, जेडीयू, चीन, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने लगे हैं। और आप कुल्हाड़ी पर पैर फिर से मारने लगे। सिर्फ इन दो दलों का नाम आप कुल्हाड़ी पर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, आप कुल्हाड़ी पर पैर मारने लगे हैं फिर से। आप सुन लीजिए, हाँ। बात सुनिए। हाँ। ना कुल्हाड़ी ना पैर, यहाँ हाथ की बात करूंगी। जैसा कि आपने कहा, हाथ हमारा सिंबल है। अभी सुन लीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो प्रेस वार्ता करते नहीं है, बचते हैं आप लोगों से, चौथे स्तंभ के सामने आते नहीं। राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता कर रहे थे, उनसे एक सवाल चीन के बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया। शशि थरूर अपने घर पर बैठकर वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। ये बोला जाए कि वो लाहौर गए थे, गलत नहीं, लाहौर के प्लेटफॉर्म पर थे। मैंने बोला ही नहीं कि वो लाहौर गए। एक सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। सुनिए ना। नहीं, ये जवाब देने यही तो होता है, तभी तो फिर राहुल लाहौरी कहा जाता है कि लाहौर में पाकिस्तान में चुनावी तैयारियां कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? सुनिए ना, बात सुनिए मेरी,
क्या बिहार की किसी भी चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने चीन, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। ये कवायद क्या इसी इलेक्शन की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं है। 2015 में पूर्वी चंपारण में जाके अमित शाह जी ने घोषणा कर दी थी कि महागठबंधन को वोट दोगे तो पाकिस्तान में बम और पटाखे फूटेंगे। तो ये पाकिस्तान को जिंदा करना हर चुनाव में और बहुत ही सलीके के साथ करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 10.3% के गोते की बात करता है। राहुल गांधी कहते हैं देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर कर रहा है। दिस इज द सॉलिड अचीवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप भी तो लेकर आते हैं ना पाकिस्तान अफगानिस्तान को। हाँ ठीक है, मैं उसका भी जवाब देती हूं क्योंकि आपने ये सवाल पहले भी पूछा था तो मैं उस पर भी आ रही थी। मुझे पूरा तो करने दीजिए ना, बीच में आप सवाल छोड़ते जाते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले कहा कि हश्र पाकिस्तान को, हिंदू मुसलमान को बिहार के चुनाव में लाने वाली दल का क्या हुआ? 150 सीटों पर चुनाव लड़े, 53 सीटों पर जीत कर आए थे। ये हश्र हुआ था और बिहार में यही हश्र दोबारा होने वाला है। अब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ क्या करें? अमेरिका के तो जो राष्ट्रपति हैं जो अब चुनाव में दोबारा लड़ने वाले हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भारत की सरकार और मोदी जी सारे आंकड़े फर्जी देते हैं और इन्हीं फर्जी आंकड़ों की वजह से आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दिया। एनएससी के 3-4 मेंबर थे, उन्होंने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं रखने हैं। आप आंकड़े 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 बोलते गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता एक आंकड़ा आपको नहीं बता पाई। ये क्या मुद्दों पे बात करेंगे? नहीं, आप कौन सा मुद्दों पर बात करती हैं? देखिए आप एक युवा चेहरा को लेकर आ जाती हैं। एक मिनट, आप युवा चेहरा को लेकर आ जाती हैं। एएमयू के एक्स प्रेसिडेंट, उसको आप उम्मीदवार बनाती हैं जो अपने कार्यकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाता है। तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किन लोगों का समर्थन करती हैं, किन लोगों को पार्टी में लाकर टिकट देती हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। भाई साहब जो जिन्ना की मजार पे जाके रोकर आए जिन्ना के लिए, वो पार्टी सवाल तो ना पूछे। और जिन्ना की जो कंट्रोवर्सी थी आप भी जानते थे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टैंड था कि 1938 के समय पर जिन जिन की भी तस्वीर लगी है वो आजादी से पहले की लगी हुई है और हम उन्हें नहीं हटाएंगे। अब वो व्यक्ति अगर तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं ना, शिद्दत के साथ काम कर रहा है, उसके जीतने की तो इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाएगी बीजेपी? हम टिकट भी ना दें, क्यों नहीं? अच्छा टिकट देंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसी से आपकी सोच पर सवाल उठते हैं। मैंने जवाब दे दिया। हाँ, अरे आपने सवाल उठाया, मैंने जवाब दे दिया कि जिन्ना बिहार का मसला नहीं है, जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, बिहार का मसला नहीं बनेगा, दूसरा राजनीतिक दल उसको मसला नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? तो हम बार बार आपसे कहेंगे कि पहले अडवाणी जी को जाकर समझाइए ये बात कि वो मजार में क्यों रोकर आए थे। खैर वो छोड़िए। देखिए भावनात्मक मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार कुरेदती है ताकि लोगों की तार्किक शक्ति क्षीण पड़ जाए, वरना बिहार की जनता तो पूछ रही है, और आप मौका देती हैं। 6 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं, 47% बेरोजगारी दर क्यों है? नहीं, अब 47 नहीं है, अब वो 12-13% आ गई। वो बिहार में महिलाओं के खिलाफ 35% अपराध क्यों बढ़ गया है? सबसे ज्यादा था बिहार में। सबसे ज्यादा था, ये मत बताइए अभी 46% आधी थी उससे, इसलिए झुटलाया नहीं जा सकता। 35% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। आपने खुद बोला था चैनल पर 43,000 लोगों में एक डॉक्टर है। नीति आयोग के हिसाब से विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। और छोड़िए, आपने आज ही ट्वीट किया आपके चैनल ने कि नीतीश बाबू की रैली में लालू जी के नारे लग रहे हैं और नीतीश बाबू बौखला रहे हैं और कह रहे चुप हो जाइए, वोट देना नहीं देना है मत दीजिए। नहीं, उसके लिए तो अभी बहुत समय है, वो तो चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट, पब्लिक क्या बोल रही है? हाँ, मृत्युंजय तिवारी 30 सेकंड का एक रिबटल के लिए आप मुझे समय। हाँ, राजीव बोलिए, राजीव रंजन आप बोलिए, फिर आता हूं मैं मृत्युंजय तिवारी पर। जी बोलिए, आप रिबटल देना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसका आधार क्या है? प्रति लाख व्यक्तियों पर जो संज्ञेय अपराध के मामले हैं, बिहार 23वें नंबर पर है। महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में हम 29वें नंबर पर हैं और बलात्कार के मामले में हम 33वें नंबर पर हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता को इतना ज्ञान एनसीआरबी के आंकड़े दूं आपको करने के लिए क्यों मैं ओवरऑल क्राइम, ओवरऑल कानून व्यवस्था पर आप
क्राइम के मामले में 5वें नंबर पर हैं। देखिए, मैं आपको पता है आंकड़े मेरे ठीक होते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आदमी के विकास, आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजी रोटी कितनी मिल रही है, आप 36वें नंबर पर हैं देश में। प्रति लाख व्यक्तियों को आखिरी नंबर पर हैं आप, नीचे से नंबर 1 है। हम 23वें नंबर पर हैं प्रति लाख व्यक्तियों के संज्ञेय अपराध के मामले में। आप तालिका को एनसीआरबी का आंकड़ा गलत बता रहा हूं, क्राइम के मामले में 5वें नंबर पर हैं, 2 साल पहले 6ठे नंबर पर थे और ऊपर आ गए हैं क्राइम के नंबर पर। आप मिजोरम और बिहार को एक साथ जोड़ेंगे? हाँ, चलिए देखिए, आंकड़े बहुत हैं, आपको 30 सेकंड मैंने दिए, एक मिनट। अब देखिए, सबको टाइम मिलना चाहिए ना। मृत्युंजय तिवारी, आप राष्ट्र विरोधी ताकत हैं, आप ऐसों के साथ गठबंधन करते हैं जो माओवादी ताकतें हैं, देश को तोड़ना चाहती हैं, देश का विघटन करना चाहती हैं, विघटनकारी ताकतें हैं जो आप लोग हो। जी संदीप जी, ये सर्टिफिकेट किनसे लेना होगा? जिनकी आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वो देशभक्त बन रहा है। जो गोडसे को देशभक्त बता रहा हो, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम देशभक्त हैं कि नहीं, राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप दीजिए तो समझ में आए। वो ऐसे लोगों का क्या नोटिस लेना है? अभी देखिए तेजस्वी यादव जी के सभाओं में किस तरह से बिहार की जनता का सैलाब उमड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं आतंकवादी पाकिस्तान। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नाइट वॉचमैन बैट्समैन को भेजा है, टेल एंडर को। अभी तो असली प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को आएंगे, तब आप देखिएगा। इस चुनावी रंग को जनता के असली मुद्दे से भटकाने का ये लोग प्रयास करेंगे। हम इनको घसीट कर असली मुद्दे पर लाएंगे। हमारी बहन है मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, रेवड़ियां बांटना असली मुद्दे उठाने की से जोड़ रहे हैं क्या? एक मिनट, सिर्फ मृत्युंजय तिवारी स्क्रीन पर। मृत्युंजय तिवारी, क्या आप रेवड़ियां बांटना उसे विकास की बातें असल मुद्दे बता रहे हैं? 10 लाख रोजगार दे देंगे जी, 12% खर्च कर देंगे शिक्षा पर बजट का, हम मनरेगा 100 से 200 दिन कर देंगे। कोई जादुई छड़ी है? कोई प्रिंटिंग मशीन लगा रखी है आपने, नोट छाप दोगे? देखिए नीतीश कुमार यही तो कह रहे हैं, आसमान से टपक जाएंगे पैसे। संदीप जी, हाँ संदीप जी, आप भी जानते हैं ये बिहार की धरती है जहां दशरथ मांझी पहाड़ तोड़कर, पहाड़ काट कर रास्ता बना सकते हैं। ये इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति तो हमने दिखाई ना। हमने कहा जो वादा किया, हमने तो जुमलेबाजी नहीं किया है। हमारा तो यही यूएसपी है, जो हम वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। आप देख लीजिए, पहले हमारे कार्यकाल में ठीक है कि हमारे प्रति लोगों में एक परसेप्शन खराब किया गया, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रोजगार की, बेरोजगारी दूर करने की, भूखमरी दूर करने की, बिहार की बदहाली दूर करने की, शिक्षा स्वास्थ्य ठीक करने की, अरे वो पैसा कहां से आएगा? कौन नहीं करना चाहता ये? मृत्युंजय तिवारी, पाकिस्तान, ये पैसा कहां से लेकर आओगे? सवाल तो यही है। बेरोजगारों को 1500 रुपए दे दोगे, मनरेगा 100 से 200 दिन कर दोगे, शिक्षा में 12% लगा दोगे, 10 लाख लोगों को पहले ही दिन हस्ताक्षर कर नौकरी दे दोगे। पैसा लगता है ना इसके लिए। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए संदीप जी, हम पैसा वहां से देंगे, वो पैसा लाएंगे। अभी सभी सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे बिहार पुलिस का हो, शिक्षा का हो, विश्वविद्यालय का हो, हर जगह पर देखिए पद रिक्त है। और जो घोटाले में, गंगोत्री में भ्रष्टाचार की नदियों में पुल, तटबंध, बांध बह गए, 60 घोटाले हुए, उसके पैसे बचेंगे तो उनको हम वेतन देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समुद्र के किनारे है। आप बताइए, अब तो इन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया। हमने तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हमने भुखमरी का मुद्दा उठाया, विशेष राज्य का दर्जा कहा गया, इस पर हमने सवाल किया। अमन चैन शांति की व्यवस्था की, बाढ़ की बदहाली 15 वर्षों में क्यों नहीं दूर हुई? इन्होंने शिक्षा व्यवस्था, टॉपर घोटाले क्यों हुए? शिक्षा व्यवस्था तो आप मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये ताल ठोक रहे हैं यहाँ पर। आज आपके लिए काम आसान कर देता हूं। AK वाजपेयी,
मुद्दे भटकाने की कोशिश है या मुद्दों पर रहने की कोशिश है? दाएं जाइए, जो ना सवाल मैं पूछूंगा ना, सवाल शो मेरा है, सवाल जो मैं पूछना चाहूं पूछूंगा। चलिए पूछिए। हाँ जी बताइए। मुद्दे से भटकाया जा रहा है पाकिस्तान चीन करके, आतंकवाद टुकड़े टुकड़े गैंग करके, या बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही असल मुद्दे हैं? पहले तो एक बात बताइए, बिहार जो है इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ। वहां के नागरिक पूरे देश से कंसर्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये बातें कही जा रही तो इसमें ऐतराज क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कही जा रही है। अगर सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगी कि भाई देश बड़ा गंभीर हो गया और डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है, तो उसका जवाब नहीं आएगा क्या? अगर शशि थरूर प्लेटफॉर्म चाहे यहां बैठ के कहें चाहे वर्चुअल मीटिंग में कहें, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा और उनका इतिहास वापस नहीं गिनाया जाएगा क्या कि क्या क्या बयान देते हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा? सेना के चीफ, आपका तो विजन डॉक्यूमेंट आया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बिहार फर्स्ट है। हमारी पार्टी पे इस तरह ये लोकसभा चुनाव हो रहा है कि विधानसभा चुनाव है? अच्छा, वो मतलब अब सर्टिफाई किया जा सकता है आप बीजेपी की बी टीम है? कैसे? बीजेपी की बात है ना, क्योंकि ये जेडीयू नहीं कह रही है, बीजेपी कह रही है। लोक जनशक्ति पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, जैसे बीजेपी रजिस्टर्ड है। अपना झंडा, अपना निशान, अपना मैनिफेस्टो। एजेंडा किसका? नहीं, किसी का एजेंडा नहीं। झंडा तो आपका, एजेंडा किसका? हमारा एजेंडा भी हमारा 28 पेज का है और इसमें एक एक चीज को हमने डील किया है और जो सॉल्यूशन निकलता तो विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी आ जाएंगे यहाँ पर, पाकिस्तान की प्रशंसा की जा रही है, ये बातें बिल्कुल सही है, यही मुद्दे हैं बिहार के। विपक्ष टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चनिंग करेगा सेना से कि भाई आपने कितने मारे, इसमें तो बड़ी डिबेटें हुई हैं, तो इस पे ऐतराज क्या हो गया? मतलब आप ये कह रहे हो कि बिहार का इलेक्शन है तो ये चीजें बिल्कुल मत कहिए, यही कहना चाह रहे हो? क्यों ना कहिए भाई? अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं और ऐसे मौकों पे करते हैं कि जब उनको नहीं करना चाहिए, ये शशि थरूर को पढ़े लिखे आदमी है, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, क्यों जानबूझ के ऐसी बात कही? वही कुल्हाड़ी वाली बात भाई। अगर वो कहेंगे लूज बॉल फेंकोगे तो बीजेपी तो फायदा उठाएगी भाई, क्यों तो मतलब रोजगार की बात करने की सारी जरूरत बातें नहीं हो रही हैं। देखिए ऐसा तनख्वाहें जो कट रही हैं सारी, इसीलिए दिहाड़ी मजदूर जिनकी नौकरी चली गई थोड़ी मिली, अब दोबारा से सीएमआई का आंकड़ा आया है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और बढ़ रही है। संदीप जी, इसीलिए नीतीश को बिहार से हटाना है। हमने ये बहुत पहले बात ये नीतीश कुमार कर रहे हैं, हमने सब कुछ गलत। ये बेरोजगारी नीतीश कुमार, बाढ़ नीतीश कुमार, हॉस्पिटल खस्ता नीतीश कुमार, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल रही नीतीश कुमार, ये तो सब उन्हीं को जाएगा। और देखिए कितनी कलाकारी है, वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? पिछले 15 साल से। नीतीश कुमार जी 15 साल क्यों कर रहे हो? पीछे 55 साल पे जाओ ना, जो उस वक्त जीडीपी इतनी थी और बिहार का बजट इतना था, उसकी बातें नहीं करेंगे। सुकेश, तो इसको जवाब तो देना पड़ेगा। ये इनका दिलचस्प टेक है, ये बिल्कुल सुर में सुर मिला रहे हैं बीजेपी के। लेकिन ये बिहार की जनता कंफ्यूज होगी या बिहार की जनता के लिए मुद्दे कौन से होंगे? आतंकवाद भी मुद्दा है, राष्ट्रभक्ति एक मुद्दा है जिस पर वोट भी मिले हैं, लोगों ने उस बात को समझा, सराहाया है एक बहुत बड़े तबके ने, या दरअसल लड़ाई नौकरी की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है? देखिए, चुनाव में एक डिफेंडर होता है, एक चैलेंजर होता है। नीतीश कुमार बीजेपी ये डिफेंडर है। आप जब डिफेंडर होते हो तो आप किसी तरीके से, आपको मैच लूज नहीं करना है, वो खेल खेलते हो। जो चैलेंजर होता है वो आपको नए सपने दिखाता है। याद करिए 2014, मैं बार बार कहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा, काले धन लाने का वादा, वो तमाम वादे थे। तो तेजस्वी वही काम कर रहे हैं। एक फिगर मैं पहले भी शो में दे चुका हूं, दर्शकों की सुविधा के लिए फिर से दे देता हूं। बिहार में 18 से 23 साल के करीब 1 करोड़ 20 लाख युवा हैं। अगर 30 साल तक का आंकड़ा ले ले तो करीब 2 करोड़ युवा होंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वो जब तेजस्वी की तरफ से यह बात आई कि 10 लाख नौकरी तो पहले हस्ताक्षर में होगी, यह बहुत अट्रैक्टिव है, यह अल्योर करती है, ये लोगों को एस्पायर करती है कि अरे भाई एक बार मौका दे दे क्या, 15 साल तो नीतीश कुमार को दे ही चुके हैं। वो रेजोनेट कर रहा है और वो नीतीश कुमार को मजबूर कर रहा है कि उस टर्फ पे आए। ये उन्होंने फोर्स किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैकफुट पर आ गए, जब नीतीश कुमार की हुक करें, अब हुक करने के लिए कहा जाए। आप डक नहीं कर सकते, आपको अब हुक करना पड़ेगा। तो कल उन्होंने हुक किया है, आज भी उन्होंने हुक करने की कोशिश की है
कि ये बताएंगे वो कि पैसे आसमान से आएंगे क्या। और ये बात सही है, कई बार ओवरडू करने से आदमी को ये लगता है कि कांग्रेस जैसे पर तेजस्वी फिर कह रहे हैं थक गए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते अब। हाँ, तो वो तो लगातार फ्रंट फुट पे होंगे ही कि पैसे आसमान से नहीं आएंगे, पैसे जो प्लान्ड बजट होता है उसके पैसे हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रियल इश्यूज पे लाने की कोशिश। आपने एक और अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया है। मेरे पास 2 मिनट हैं। अपराजिता और रागिनी नायक स्क्रीन पर। अपराजिता, क्या बैकफुट पर आ गए हैं नीतीश और उनको बचाने के लिए ये रोजगार के जो सवाल हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के जो सवाल हैं, उन पर सही जवाब नहीं मिल पा रहा तो पाकिस्तान चीन कर दो, आतंकवाद की बात ले आओ, टुकड़े टुकड़े गैंग ले आओ, ये जानबूझकर भटकाने की कोशिश है क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए, मैं भी शेर पेश कर सकती हूं जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने किया। मैं सिर्फ 2 वाक्य कहूंगी। चेहरे साफ, दिल में दाग, उफ ये आस्तीन के साथ। अच्छा, ये सारे जितने हैं, कांग्रेस हैं, विपक्ष हैं, इन्हें मुद्दे नहीं है, कुछ कुछ कहे जा रहे हैं। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर चले गए। मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूं। 1 मिनट सुनिए, 2 मिनट है, 1 मिनट मुझे दीजिए। बेरोजगारी की बात हो रही है। मैं 15 साल एनडीए सरकार रही। हो गए हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी काफी दिन हुआ अपनी कुर्सी पर हैं। इसके पहले जो एवरेज ग्रोथ रेट था बिहार का वो 3.16% था। तो उस पर बात कीजिए ना। पाकिस्तान चीन जो आ जाता है, आतंकवाद जो आ जाता है, मुद्दे भटकाने की कोशिश है क्या? रागिनी नायक, लास्ट रिस्पॉन्स 40 सेकंड। रागिनी नायक स्क्रीन पर। हाँ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए किसान का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को इंसाफ और भाजपा जदयू साफ, ये मुद्दा चुनाव का रहने वाला है। क्योंकि जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं उन्हें सुलभ कराने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और भाजपा जदयू अच्छे से सुन ले, न्याय करते आप घूमे थे पिछले साल, 72,000 रुपए दे देंगे सालाना, 6,000 रुपए महीना। क्या कहा जनता ने उस बात को लेकर? सुन लीजिए ना संदीप जी, सुन लीजिए। हमने यूपीए सरकार के दौरान 72,000 करोड़ का ऋण भी माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हम 5700 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किसानों को कितना दे वक्त रहे लग हैं। गया? हमारा घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। उसमें ये लिखना भूल गए कि किसानों की ऋण माफी होगी, पर उसमें सीमाएं भी होंगी। अभी सीमा नहीं बताई। 10,000 का ऋण माफ होगा, 20 का या सबका होगा। वो चतुराई भी कर दी है ना आपने अपनी घोषणा पत्र में। मध्यम जोत और सुनिए, गलत बोल रहे हैं, गलत आंकड़ा मत सुनाइए। सभी किसानों का ऋण माफ होगा, बोल दीजिए ना। कर्ज माफ होगा, ये लिखा है घोषणा पत्र में। और यही चीज हमें छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताया है। इन्हीं वादों ने, इन्हीं जमीनी मुद्दों ने मध्य प्रदेश में जिताया है। हर चुनाव नया चुनाव होता है। अतीत में खंगालेंगे तो दोनों तरह के उदाहरण सामने आ जाते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर ही लड़ाई होगी। या जैसा मैंने शुरू में कहा, साम दाम दंड भेद, हर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।